हमें सिर्फ स्ट्रक्चर से काम नहीं हो सकता। बहुत सारे लोगों के ज़हनों में क्वेश्चन होगा जिन्होंने बात शायद नहीं भी की कि हमें बनी बनाई खीर मिल जाए यहाँ पे। तो आई जस्ट वांट टू मेक वन थिंग वेरी क्लियर कि CSS ऐसा एग्जाम है कि आपका मुकाबला बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त स्टूडेंट्स के साथ है जो कि कंटेंट के लिए खुद बहुत ज़्यादा रिसर्च करके मेहनत करके लेके आते हैं। तो अगर कोई स्टूडेंट ऐसा समझता है कि उसे कोई एक कंटेंट कहीं पे मिल जाएगा, 4 पेजेस मिल जाएंगे, नोट्स मिल जाएंगे, बनी बनाई चीज़ मिल जाएगी, तो वो एक बहुत गलत अप्रोच है। वो अपनी थॉट्स को किल कर रहे हैं खुद ही और अब सेल्फ सफिशिएंट नहीं हो रहा। अगर मैं एक टॉपिक पे आपको कंटेंट दे देता हूँ तो मुझे नहीं पता कि उस टॉपिक पे क्या क्वेश्चन आएगा। अगर आपने खुद रिसर्च करके अपने नोट्स खुद बनाए होंगे और फिर स्ट्रक्चर मेरा फॉलो करेंगे तो आपके लिए ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। तो अगर आप लोग CSS के स्टूडेंट्स हैं, ये कोई मैट्रिक FS तो है नहीं कि जिधर आप लोग हर चीज़ शुरू से सिखानी चाहिए। तो मेरे ख्याल में आप लोग अगर खुद काम करेंगे, खुद रिसर्च करके अपने नोट्स खुद बनाएंगे और फिर खुद टॉपिक्स पे ऐसे लिखेंगे तो ज़्यादा बेहतर है। लेकिन क्योंकि आप लोगों की डिमांड थी तो जो बंदा तो CSS क्वालिफाई करना चाहता है तो वो ये वीडियो यहीं पे बंद कर दे, आगे वीडियो ना देखे। बाकी सबके लिए ये वीडियो है। वन मोर थिंग कि कंटेंट मैं कैसे इकट्ठा करता हूँ, वो 2-4 चीज़ें मैं भी आपको बता देता हूँ ताकि आप लोग उनको फॉलो करें। एक तो आप सारे CSS के स्टूडेंट्स हैं, आप लोग डॉन ज़रूर पढ़ते होंगे। डॉन न्यूज़पेपर तो सबके लिए कंपलसरी होगा एक तरह से। डॉन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। डॉन आपने कभी भी नहीं छोड़ना। डॉन में भी फिर क्या पढ़ना है, जब आप अच्छा वेल रेड हो जाते हैं तो उसके बाद फिर आप सारा डॉन नहीं पढ़ते। कुछ स्पोर्ट्स, बिजनेस एड, उसमें इन स्टेप पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती। आप उसके अंदर सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ें, टॉप न्यूज़ पढ़ें, लेटेस्ट पढ़ें, इंटरनेशनल न्यूज़ पढ़ें और ओपिनियन पढ़ें, अच्छे राइटर्स के ओपिनियंस पढ़ें। सिर्फ उसमें जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट हैं लाइक सीरियल अल्मेडा, आप उनको ना पढ़ें। आप सिर्फ अच्छे मुनीर अकरम के, जाहिद हुसैन के, साकिब शेरानी, मोहित यूसुफ, इनके आर्टिकल्स पढ़ें। तो यहाँ से आपका कंटेंट आता है। फॉर एग्जांपल मुनीर अकरम का एक आर्टिकल है, पॉवर्टी पे ये आर्टिकल है, डजन पॉवर्टी प्रॉब्लम्स, इस तरह का एक आर्टिकल है। वो पॉवर्टी को बड़ा अच्छा डिफाइन करता है। अगर आप अखबार पढ़ते तो आपको कहीं कंटेंट की ज़रूरत ही नहीं है। डॉन के साथ फिर आप एक इंटरनेशनल न्यूज़पेपर ज़रूर पढ़ें। इंटरनेशनल न्यूज़पेपर क्यों ज़रूरी है, मैं क्यों समझता हूँ कि इंटरनेशनल न्यूज़पेपर ज़रूरी है, आप मुझे खुद बताएं कि आखिरी बार पाकिस्तानी अखबार डॉन में सीरियन क्राइसिस या मिडिल ईस्टर्न क्राइसिस पे कब कोई अच्छा आर्टिकल आया था? कभी भी नहीं आया, शायद 2 महीने पहले आया था। तो जो इंटरनेशनल इवेंट्स हैं वो कवर नहीं करते हमारे अखबार अच्छे। इंटरनेशनल न्यूज़पेपर पढ़ें, चाहे वो आप अपनी मर्जी से न्यूयॉर्क टाइम्स देख लें, वॉशिंगटन पोस्ट देख लें, गार्डियन देख लें, उसमें फिर आप इकोनॉमिस्ट देख लें। इकोनॉमिस्ट मैं बड़ा पसंद करता हूँ। इकोनॉमिस्ट के जो ये वीकली मैगजीन है इसको फॉलो करें। इसके आर्टिकल्स बहुत अच्छे होते हैं, बड़े सिंपल होते हैं, आपको आपकी राइटिंग स्किल्स डेवलप करने में बड़ा हेल्प करते हैं। उसके बाद आप और क्या कर सकते हैं, आप उसके बाद मैगजीन्स पढ़ें। जो FPSC के रिकमेंडेड मैगजीन है उसमें जहांगीर वर्ल्ड टाइम्स का मैगजीन आता है, उसको फॉलो करें, बड़े अच्छे आर्टिकल्स होते हैं उसमें। फिर आप इंटरनेशनल मैगजीन फॉरेन अफेयर्स फॉलो कर सकते हैं। उसके अलावा आप डिप्लोमेट फॉलो कर सकते हैं। ये वो आर्टिकल जो मैगजीन्स हैं जिनको मैं बड़ी वेटेज देता हूँ। ये इसलिए मैं देता हूँ क्योंकि जो अखबार है उसमें जो चीज़ आती है वो अगले दिन ही चेंज हो जाती है, लेकिन जो मैगजीन है वो कंसोलिडेटेड डाटा होता है पूरे मंथ का, तो वो आपको ज़्यादा हेल्प करते हैं। तो मैगजीन्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अलावा फिर आप लोग यूट्यूब का बड़ा अच्छा यूज़ करें। यूट्यूब का अच्छा यूज़ करना क्यों ज़रूरी है? यूट्यूब का अच्छा यूज़ करना इसलिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि जो हमारी विजुअल मेमोरी होती है वो हमारी रीडिंग मेमोरी से बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। तो आप लोग अगर यूट्यूब को फॉलो करें, उसमें कुछ चैनल्स हैं, RT है, TRT वर्ल्ड है, उसके अलावा BBC है। BBC की शॉर्ट डॉक्यूमेंट्रीज़ हैं, इस पर आप लॉन्ग डॉक्यूमेंट्रीज भी देख सकते हैं, शॉर्ट डॉक्यूमेंट्रीज देख सकते हैं। फिर टॉक शोज़ में चले जाएँ तो हेड टू हेड है अल जज़ीरा का, वेरी गुड शो, वेरी गुड टॉक शो। मेहदी हसन इज़ अ ब्यूटीफुल जर्नलिस्ट, बड़ा अमेजिंग बोलता है वो, आप इसको ज़रूर सुने। इनसाइड रिपोर्ट है अल जज़ीरा का। उसके अलावा अप फ्रंट। उसके अलावा आप लोग छोटी डॉक्यूमेंट्रीज के लिए 5-5 मिनट की इश्यूज़ के, फॉर एग्जांपल इरानियन रेवोल्यूशन है, खुमैनी रेवोल्यूशन 1979, उसकी पूरी डॉक्यूमेंट्री बनी होगी। कैस्पियन रिपोर्ट के ऊपर एक चैनल है यूट्यूब पे, कैस्पियन रिपोर्ट, इसको फॉलो करें, आपके काफ़ी सारे इश्यूज़ कवर हो जाएंगे। तो ये बेसिकली आपका कंटेंट है जो आपको आर्ग्यूमेंट डेवलप करते हैं। ये वो चीज़ें जो आपने खुद करनी है। अगर तो मैं ही करके लेके आऊँगा तो वो एफर्ट तो सारी मेरी है और वो चीज़ें मुझे ज़्यादा अच्छी तरह याद होंगी बजाय कि आपको। आप अगर खुद एफर्ट करके उनको डाटा कंसोलिडेट करेंगे तो आपको वो चीज़ें कभी भी नहीं भूलेंगी। मैं चाहे आपको बताता रहूँ, स्विमिंग की तरह है, मैं आपको बताता रहूँ, आप खुद नहीं करेंगे तो आपको स्विमिंग नहीं आएगी। रोटी पकाने का जिस तरह तरीके है, मैं आपको बताता रहूँ कि रोटी ऐसे पकानी, जब तक आप खुद नहीं पकाएंगे, पहली बार शायद 14 कोने हो रोटी के, अगली बार 13 होंगे और आखिरी बार फिर एक गोल ही होगी वो।
तो आप खुद जब तक एफर्ट नहीं करेंगे तब तक नहीं सीखेंगे। अपने आप को सेल्फ सफिशिएंट करें, क्योंकि हमें पता नहीं है कि ऐसे का सिलेबस क्या है और किस टॉपिक पे ऐसे आ जाएगा। बाकी सब्जेक्ट्स की तरह नहीं है कि पकी पकाई खीर यहाँ पे मिलेगी। आप लोगों ने खुद सोचना है, क्रिटिकल थिंकिंग, एनालिटिकल अप्रोच को अपनी एक्टिव करें। लेकिन क्योंकि अब बात हो रही है तो फिर हम बात करते हैं पॉवर्टी के ऊपर, कंटेंट है इस पे हम बात करते हैं कि सबसे पहले कि पॉवर्टी होती क्या है। वर्ल्ड बैंक की डेफिनेशन है उसमें जो कि एक्सट्रीम पॉवर्टी को डिफाइन करता है कि एनीबडी हु इज लिविंग अंडर $1.90 पर डे पर पर्सन इज लिविंग इन एक्सट्रीम पॉवर्टी। ये डेफिनेशन वर्ल्ड बैंक की है, इसको सबको आना चाहिए, ये आपको विकिपीडिया से भी मिल जाएगी। फिर एक बात की जाती है कि इज इट अ फॉर्म ऑफ इनजस्टिस, क्या ऐसा है कि ये हमारे पर्पसफुली डिज़ाइन की गई है, क्योंकि कोई भी गरीब जो होता है वो अपनी चॉइस से तो गरीब नहीं होता, उसके ऊपर किसी ने सुपर इम्पोज की है, ये क्या है, क्या ऐसे मसले मसाइल हैं। इट सीम्स लाइक इट इज़ द बिगेस्ट फॉर्म ऑफ इनजस्टिस। तो ये दो क्वेश्चंस हैं बड़े पॉवर्टी के हवाले से जिनको एड्रेस करना ज़रूरी है। फिर एक और बात है कि पॉवर्टी सिर्फ एक जगह पे कंसंट्रेशन इसकी दुनिया में एक जगह पे क्यों है। एशिया में अगर आप देखते हैं, साउथ एशिया में आपको सबसे ज़्यादा कंसंट्रेशन मिलेगी। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, ये वो कंट्रीज़ हैं जो दे आर नॉट रिच और यहाँ पे काफ़ी पॉवर्टी है। तो ऐसा क्यों है कि इन एरियाज़ में ज़्यादा और बाकी एरियाज़ में कम है? क्या ये डिज़ाइन की गई है? तो जब पॉवर्टी को हम देखते हैं तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो बड़े जहन में आते हैं हमारे। पाकिस्तान के अंदर भी आप देख लें तो कुछ बेल्ट हैं हमारी जो कि बड़े अच्छे, वहाँ पे लिविंग स्टैंडर्ड बहुत अच्छा है, लाइफ स्टैंडर्ड बहुत अच्छा है, लेकिन कुछ एरियाज़ ऐसे हैं, बलूचिस्तान है, सिंध, इंटीरियर सिंध है और सदर्न पंजाब है, जो कि रिलेटिवली दे आर वेरी पुअर और वहाँ पे बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ भी नहीं है। तो ऐसा क्यों कि कुछ जगह ज़्यादा, अगर तो पॉवर्टी से नेचुरल फिनोमेना फिर तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। तो क्या ये मैन मेड है? तो इनके ऊपर ये आपको क्वेश्चन जब भी आप उठाएंगे, पॉवर्टी का टॉपिक उठाएंगे तो क्वेश्चन फ़ौरन ज़हन में आते हैं। तो पॉवर्टी दूर करने के लिए बेसिक नीड्स क्या होती हैं? उसमें सबसे पहले भुट्टो साहब का नारा ज़हन में आता है कि जुल्फ़िकार भुट्टो ने कहा था रोटी कपड़ा मकान। तो आइडियली स्पीकिंग तो रोटी, कपड़ा और मकान जो है जिसके पास ये है तो शायद वो पॉवर्टी में नहीं है, लेकिन ये है ओल्ड डेफिनेशन। अब मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी की बात दुनिया में की जाती है कि अगर एक बंदा खाना खाता है तो कितना खाता है, कपड़ा है तो कितना है, उसके पास मकान है तो किस तरह का मकान है, उसके पास एजुकेशनल फैसिलिटी है, उसके पास हेल्थ की फैसिलिटी है। ये सब चीज़ें मिला के फिर अब मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स बनाती हैं और अब दुनिया में ये नोशन ज़्यादा सामने आ रहे हैं। और जो हमारे SDGs हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, उसका भी एक बहुत मेन एजेंडा है। पाकिस्तान में भी अगर हम मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी की बात करते हैं तो इसकी जो परसेंटेज है जो हु आर स्टिल लिविंग अंडर मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, वो भी 29.5% हमें अभी भी नज़र आती है। अगर हम सिंपल पॉवर्टी की बात करते हैं, देयर आर फिगर्स विच एक्सीड मोर देन 40%। तो दिस इज़ वेरी अलार्मिंग कि मल्टी डायमेंशनल भी बहुत ज़्यादा है और हमारी सिंपल पॉवर्टी भी बहुत ज़्यादा है। तो फिर हम बात करते हैं इसमें कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉवर्टी होती किस किस टाइप की। एक तो स्ट्रक्चरल पॉवर्टी है, वो कौन सी हो सकती है? वो तो दो मॉडल्स पे है, दुनिया में दो मॉडल जिन पे बात बहुत ज़्यादा की गई थी। कैपिटलिस्ट मॉडल था एक और एक कम्युनिस्ट मॉडल था। कम्युनिस्ट जो मॉडल था उनका तो लार्जली एम यही था कि दुनिया में सब इक्वालिटी हो, हर बंदे के पास बराबर अपॉर्चुनिटीज़ हो, बराबर पैसा हो। लेकिन कम्युनिज्म फ्लॉप हो गया और कैपिटलिस्ट सिस्टम जीत गया। अब कैपिटलिस्ट सिस्टम इट्स अ स्ट्रक्चरल पॉवर्टी कि अगर आप फैक्ट्री लगाते हैं, आपके पास 100 रुपये हैं और आपको एट द एंड आपने 30 बंदे काम करने के लिए वहाँ पे रखे हुए हैं और एट द एंड ऑफ 1 ईयर आपको $30 प्रॉफिट अगर होता है, 30 रुपीज़ प्रॉफिट अगर आपको होता है, तो क्या आप वो 30 जो रुपए आपको प्रॉफिट हुआ है वो आप सब में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे या फिर वो आपकी सिर्फ जेब में जाएंगे? उनके पास सिर्फ पे जाएगी उनकी और आपकी जेब में 30 रुपीज़ प्रॉफिट जाएगा। अगर तो आपकी जेब में सिर्फ आपकी जेब में जाएगा तो आप कैपिटलिस्ट मॉडल फॉलो कर रहे हैं। अगर आप सब में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, कम्युनिस्ट फॉलो कर रहे हैं। लेकिन क्योंकि दुनिया कैपिटलिस्ट मॉडल पे बनी हुई है इस वक्त, इसका मतलब अपनी जेब में रखेंगे तो गरीब गरीब और अमीर अमीर हो रहे हैं। तो दिस इज़ कॉल्ड स्ट्रक्चरल पॉवर्टी कि ये हमने खुद डिज़ाइन की हुई है थ्रू दिस कैपिटलिस्ट मॉडल। तो एक तो ये हो गया। फिर एक साइक्लिकल पॉवर्टी होती है
ये क्या चीज़ होती है? इसमें ये परमानेंट पॉवर्टी का एक स्टेट नहीं होता, ये टेम्परेरी होती है। इसमें फेजेस आते हैं कि आपको शायद जॉब नहीं मिल रही कभी, तो आप उस स्टेट में चले गए हैं, या आपके कुछ लोग जो दिहाड़ी पे काम करते हैं, डेली वेजेस पे काम करते हैं, उनकी वो दिहाड़ी नहीं लगती, तो वो साइक्लिकल पॉवर्टी में जा सकते। फिर कोई नेचुरल डिजास्टर ऐसा आ गया कि कोई अर्थक्वेक आ गया, फ्लड्स आ गए कि आपके सब जायदाद हर चीज़ ख़त्म हो गई है, तो वो आपको पॉवर्टी में लेके जा सकते हैं। फिर आपने कि इन्वेस्टमेंट की और वो दैट टर्न्ड आउट टू बी डिसइन्वेस्टमेंट, तो वो आपके एक पॉवर्टी में लेके जा सकते हैं। तो ये टेम्परेरी नॉर्मली होती है, आप इससे बाहर निकल आते हैं। लेकिन जो स्ट्रक्चरल पॉवर्टी है, दिस इज़ लॉन्ग, दिस इज़ लेंथ है, और ये आपके शायद आपकी जनरेशन में चलती है ये। तो फिर एक और बात की जाती है कि पॉवर्टी के बारे में, ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए जो आपको विकिपीडिया से भी मिल जाएंगी और आपको बाकी इंटरनेट से भी मिलेंगी। लेकिन मैं दोबारा रीइंफोर्स कर रहा हूँ कि पॉवर्टी का जो एजेंडा था, इसको बहुत ज़्यादा डिस्कस किया गया था जब MDGs आए थे, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स आए थे, 1990s में आए थे ये। और ये डिस्कस किया गया था कि बाय द टर्न ऑफ द सेंचुरी हम दुनिया से पॉवर्टी ख़त्म कर देंगे। लेकिन दुनिया से पॉवर्टी नहीं ख़त्म हुई, तो दिस इज़ अनफिनिश्ड एजेंडा ऑफ 21st सेंचुरी। और हम अभी तो 18 साल हमें अगली सदी के भी गुजर चुके हैं और अभी तक वी आर नो वेयर नियर टू रिमूव दिस, इरेडिकेट द प्रॉब्लम ऑफ पॉवर्टी। तो ये बहुत मसले मसाइल हैं अभी कि अभी तक हम इतना दूर हैं अपने टारगेट से, एम से, जो कि काम 18 साल पहले हो जाना चाहिए था, अभी भी हम उससे उतना ही दूर हैं शायद। और शायद पॉवर्टी बढ़ भी रही है दुनिया में। दिस इज़ अनदर थ्योरी कि अमीर अमीर हो रहा है और गरीब गरीब होता जा रहा है। अभी भी जो मिडिल क्लास है वो भी आहिस्ता आहिस्ता नीचे को पुश हो रही है। जो मिडिल क्लास के ऊपर वाले हैं वो अपर क्लास में जाते जा रहे हैं, और जो नीचे वाले हैं वो पॉवर्टी में धकेलते जा रहे हैं ड्यू टू सर्टन रीज़न, जो रीजन मैं आगे डिस्कस करूँगा आपसे। तो फिर एक बात की जाती है कि क्या कोई क्विक सोल्यूशन है पॉवर्टी का? ऐसा है कि हम जाके इनको ये कुछ नोट पकड़ा दें, पैसे पकड़ा दें, ये चीज़ें दे दें तो जाके पॉवर्टी ख़त्म हो जाएगी? तो ऐसा कोई क्विक सोल्यूशन नहीं है। इट्स अ ग्रेजुअल प्रोसेस, आपको इसमें बड़ा एफर्ट करनी पड़ती है और पॉलिसी मेकिंग करनी पड़ती है और बड़ी दूर अंदेशी की सोच रखनी पड़ती है, फिर जाके इसका कोई सोल्यूशन निकला। तो देयर इज़ नो क्विक सोल्यूशन टू पॉवर्टी। फिर रीजंस की बात होती है जो कि आप अपने किसी भी ऐसे के अंदर यूज़ कर सकते हैं। पॉवर्टी पे किसी भी तरह का ऐसे आता है तो उसमें रीजंस ऑफ पॉवर्टी तो ऑब्वियसली डिस्कस की जाएंगी। तो उसमें एक रीज़न है पॉपुलेशन ग्रोथ। पॉपुलेशन ही इतनी बड़ी है कि रिसोर्सेज कम है। इसमें माल्थस की जो थ्योरी थी कि जो हमारी माल्थस एक थ्योरिस्ट था, माल्थस की थ्योरी थी कि जो हमारी पॉपुलेशन है वो एक्सपोनेंशियली इंक्रीज कर रही है और जो हमारी जो रिसोर्सेज हैं वो उतनी तेज़ी से इंक्रीज नहीं कर पा रहे। उनकी जो रेशो है वो रिलेटिवली बहुत कम है। तो क्योंकि आबादी अगर हम देखते हैं 1901 में दुनिया की जो पॉपुलेशन थी दैट वाज नियर 2 बिलियन, और अभी हम देखते हैं तो 100 साल के अंदर अंदर अब 7 बिलियन भी क्रॉस कर चुके हैं। तो वी आर एक्सपोनेंशियली इंक्रीजिंग इन पॉपुलेशन। तो जब पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा हो जाएगी तो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं। दुनिया तो हमारे पास एक ही है, अर्थ हमारे पास एक ही है, रिसोर्सेज हमारे पास लिमिटेड ही हैं, तो हर बंदे को इक्वल चीज़ें नहीं मिल सकती। तो पॉपुलेशन ग्रोथ एक बहुत बड़ा फैक्टर है पॉवर्टी में। फिर उसमें इन्फ्लेशन आ जाती है कि महंगाई हो रही है दुनिया में बहुत ज़्यादा। पाकिस्तान में देखें कि शायद एक जो आप चीज़ थी, अगर हम बचपन की अपनी एग्जांपल ले लें तो हमें 1 रुपये में 4 टॉफ़ियाँ मिल जाती थी और अब 4 रुपये की 1 टॉफ़ी मिलती है। तो ये एक इन्फ्लेशन की बहुत बड़ी एग्जांपल है कि महंगाई इतनी हुई कि हम चीज़ें अफोर्ड नहीं कर सकते, और गरीब जब चीज़ें अफोर्ड नहीं कर सकेगा तो वो पॉवर्टी में धकेलता जाएगा। ये इन्फ्लेशन की एग्जांपल हो गई। फिर अनएम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं कि ऐसा सिस्टम बना हुआ है कि जनाब अनएम्प्लॉयमेंट है ही बहुत ज़्यादा प्रिवेलिंग है। लोग डिग्री भी कर लेते हैं, लोग पढ़ भी लेते हैं, फिर भी उन्हें नौकरी नहीं मिलती। तो ये पॉवर्टी की बहुत बड़ी रीज़न है। उन्हें वो होपलेस केस बन जाता है। पाकिस्तान में तो इट इज़ लार्जली प्रिवेलेंट 7.8% हमारी है अनएम्प्लॉयमेंट रेट है। बहुत ज़्यादा ये अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, इतना नहीं होना चाहिए। तो ये वो रीज़न है जो कि आपको पॉवर्टी की तरफ, जब आपने पढ़ लिया और अपने इन्वेस्टमेंट की और वहाँ पे पैसा लगाया और आपको आउटपुट नहीं मिल रहा, तो जो आपको पहले का पैसा था वो भी ज़ाया हो गया, आपको कुछ नया भी नहीं आया, तो आप पॉवर्टी के और करीब चले जाते हो। दिस इज़ वन ऑफ द रीजंस। फिर इग्नोरेंस एंड इलिटरेसी। एक तो चले ऐसा है कि बंदे ने पढ़ा और फिर उसको नौकरी नहीं मिली, अनएम्प्लॉयमेंट हुई। एक कुछ लोग तो ऐसे हैं कि वो पढ़ाई ही अफोर्ड नहीं कर सकते, वो इतनी ज़्यादा में है। एक गरीब का बच्चा अगर एक कोई कूड़ा उठाने वाला है, या इस तरह कुछ लोग हैं जो कि स्लम्स में रह रहे हैं, उनके पास तो रिसोर्सेज ही नहीं है कि वो अफोर्ड कर सकते हैं, तो वो इलिटरेट रहेंगे पूरी ज़िंदगी, इग्नोरेंट रहेंगे। उनको ऑप्शन ही नहीं मिल सकेगी कि कभी वो अपनी उस पॉवर्टी से बाहर आए। उनको कोई अपलिफ्ट करने के लिए कोई ऐसा मैकेनिज्म है ही नहीं।
एक ये हो गया, और फिर एक इनइक्वालिटी है। इनइक्वालिटी बेसिकली यही है कि आप देखें कि कुछ रिसोर्सेज जो है, फॉर एग्जांपल एक इंसान है, वो अपना उसके पास पैसे काफ़ी हैं और वो बैंक में जाके पैसे रखता है, और जितने ज़्यादा वो पैसे रखेगा उसे उतना ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा। तो ये सिस्टम हमारे कुछ अजीब तरह से डिज़ाइन किए गए हुए हैं। इनइक्वालिटी इस तरह से बहुत ज़्यादा प्रोग्रेसिव है कि जिस बंदे के पास बहुत ज़्यादा पैसे हैं, बैंक उसे और पैसे देता है कि यस यू हैव अ लॉट ऑफ मनी, टेक मोर मनी, और जिसके पास थोड़े पैसे हैं उसको बैंक और ज़्यादा कटौती करके, क्योंकि आपके पैसे कम है इसलिए हम आपके पैसे और काट लेंगे। तो दिस सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटी इज़ वेरी वेरी अलार्मिंग एट दिस मोमेंट। इनइक्वालिटी बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, और सिर्फ इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर बेसिस पे नहीं, अगर हम अपने लेवल पे भी देखें तो हम भी शायद इस तरह सोसाइटी इंडिविजुअल लेवल पे भी उस तरह कंट्रीब्यूट नहीं कर पाते। फिर एक और रीज़न है वॉर्स, जंगें जो होती हैं, ये पॉवर्टी की बहुत बड़ी रीज़न है। आप देखें अफगानिस्तान में पॉवर्टी इतनी ज़्यादा क्यों है, क्योंकि वहाँ पे जंग 1979 से दे आर इन स्टेट ऑफ वॉर, और वहाँ पे लोगों का इंफ्रास्ट्रक्चर, लोगों के घर, लोगों की फैमिलीज डिसरप्टेड हैं, वहाँ पे देयर इज़ नो नॉर्मल लाइफ। तो वॉर एक बहुत बड़ी रीज़न होती है कि आप अपनी उस पॉवर्टी के स्टेट से बाहर नहीं आ पाते, इन्वेस्टमेंट नहीं होती उस मुल्क में। इन्वेस्टमेंट करने से लोग डरते हैं वहाँ पे, क्योंकि बिकॉज ऑफ पॉलिटिकल एंड सोशल टर्मोइल। ये वॉर्स इज़ अ वेरी स्पेशल रीज़न। एक्सट्रीमिज़म को मैंने यहाँ पे क्यों मेंशन किया है, क्योंकि एक रिलीजियस बंदा जो है, जो कि हार्ड लाइनर है, वो किसी ऐसी जगह पे जाके नौकरी नहीं करेगा जो उसके आइडियोलॉजी मैच नहीं कर रही। अगर वो जिसका लिमिटेड माइंडसेट है वो उसी में ही रहेगा, वो शायद काम ना करे लेकिन वो भूखा मर जाएगा, और लेकिन वो काम नहीं करेगा। तो ये एक पॉवर्टी की रीज़न है, क्योंकि उसके आइडियोलॉजिकल कमिटमेंट्स इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं। एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी, रेडिकल आइडियोलॉजी है कि वो किसी और से जाके काम लेंगे ही नहीं जब तक उन्हें अपनी मर्जी के काम नहीं मिलेगा। तो ये फिर वो एक स्टेट ऑफ एक्सट्रीम पॉवर्टी रहते हैं। अब उस घर में अगर उसके 7 बच्चे हैं तो सबको वो केटर नहीं कर सकेगा, अगर एक बंदा बैठा हुआ है, जॉबलेस बैठा हुआ है। तो एक्सट्रीमिज्म के बाद फिर इमिग्रेशन है। बहुत सारे लोगों को शौक होता है कि हम अपने मुल्क से उठ के किसी दूसरे मुल्क चले जाएं। तो अब कनाडा की बहुत बड़ी एग्जांपल है, यूएस की एग्जांपल है कि वहाँ पे अर्बन स्लम्स बहुत ज़्यादा हो गए हैं। लोग यहाँ से सब कॉन्टिनेंट से स्पेशली, और ईस्टर्न यूरोप से वहाँ जाते हैं, वेस्टर्न यूरोप और यूएस में, और वहाँ जाके इवेंचुअली क्या होता है कि उनको वहाँ पे उस तरह अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती, और वो अर्बन स्लम्स के कॉन्सेप्ट आ गए कि शहरों के अंदर भी जाके झोंपड़ियाँ बनी हुई हैं और लोग वहाँ पे बड़े पूरे स्टेट में रह रहे हैं। तो इमिग्रेशन जो है आपको, क्योंकि आपको अपॉर्चुनिटी वहाँ जाके भी नहीं मिली, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, तो आपको पॉवर्टी की तरफ धकेल रहा है ये भी। फिर एक और बात है कि डिसइन्वेस्टमेंट, कि आपके पास फॉर एग्जांपल 100 रुपया ही था और आपने रिस्क लिया जाके कि आपने वो 100 रुपया जाके इन्वेस्ट कर दिया, और क्या हुआ कि आपकी इन्वेस्टमेंट सारी डूब गई। कंट्रीब्यूट नहीं कर पाते। फिर एक और रीज़न है वॉर्स, जंगें जो होती हैं, ये पॉवर्टी की बहुत बड़ी रीज़न है। आप देखें अफगानिस्तान में पॉवर्टी इतनी ज़्यादा क्यों है, क्योंकि वहाँ पे जंग 1979 से दे आर इन स्टेट ऑफ वॉर, और वहाँ पे लोगों का इंफ्रास्ट्रक्चर, लोगों के घर, लोगों की फैमिलीज डिसरप्टेड हैं, वहाँ पे देयर इज़ नो नॉर्मल लाइफ। तो वॉर एक बहुत बड़ी रीज़न होती है कि आप अपनी उस पॉवर्टी के स्टेट से बाहर नहीं आ पाते, इन्वेस्टमेंट नहीं होती उस मुल्क में। इन्वेस्टमेंट करने से लोग डरते हैं वहाँ पे, क्योंकि बिकॉज ऑफ पॉलिटिकल एंड सोशल टर्मोइल। ये वॉर्स इज़ अ वेरी स्पेशल रीज़न। एक्सट्रीमिज़म को मैंने यहाँ पे क्यों मेंशन किया है, क्योंकि एक रिलीजियस बंदा जो है, जो कि हार्ड लाइनर है, वो किसी ऐसी जगह पे जाके नौकरी नहीं करेगा जो उसके आइडियोलॉजी मैच नहीं कर रही। अगर वो जिसका लिमिटेड माइंडसेट है वो उसी में ही रहेगा, वो शायद काम ना करे लेकिन वो भूखा मर जाएगा, और लेकिन वो काम नहीं करेगा। तो ये एक पॉवर्टी की रीज़न है, क्योंकि उसके आइडियोलॉजिकल कमिटमेंट्स इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं। एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी, रेडिकल आइडियोलॉजी है कि वो किसी और से जाके काम लेंगे ही नहीं जब तक उन्हें अपनी मर्जी के काम नहीं मिलेगा। तो ये फिर वो एक स्टेट ऑफ एक्सट्रीम पॉवर्टी रहते हैं। अब उस घर में अगर उसके 7 बच्चे हैं तो सबको वो केटर नहीं कर सकेगा, अगर एक बंदा बैठा हुआ है, जॉबलेस बैठा हुआ है। तो एक्सट्रीमिज्म के बाद फिर इमिग्रेशन है। बहुत सारे लोगों को शौक होता है कि हम अपने मुल्क से उठ के किसी दूसरे मुल्क चले जाएं। तो कनाडा की बहुत बड़ी एग्जांपल है, यूएस की एग्जांपल है कि वहाँ पे अर्बन स्लम्स बहुत ज़्यादा हो गए हैं। लोग यहाँ से
सब कॉन्टिनेंट से स्पेशली, और ईस्टर्न यूरोप से वहाँ जाते हैं, वेस्टर्न यूरोप और यूएस में, और वहाँ जाके इवेंचुअली क्या होता है कि उनको वहाँ पे उस तरह अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती, और वो अर्बन स्लम्स के कॉन्सेप्ट आगे के शहरों के अंदर भी जाके झोंपड़ियाँ बनी हुई हैं और लोग वहाँ पे बड़े पूरे स्टेट में रह रहे हैं। तो इमिग्रेशन जो है आपको, क्योंकि आपको अपॉर्चुनिटी वहाँ जाके भी नहीं मिली, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, तो आपको पॉवर्टी की तरफ धकेल रहा है ये भी। फिर एक और बात है कि डिसइन्वेस्टमेंट, कि आपके पास फॉर एग्जांपल 100 रुपया ही था और आपने रिस्क लिया जाके कि आपने वो 100 रुपया जाके इन्वेस्ट कर दिया, और क्या हुआ कि आपकी इन्वेस्टमेंट सारी डूब गई ड्यू टू सर्टन रीजन, चाहे आपकी बेवकूफ़ी की वजह से थी या कोई किसी को आपको धोखा दे गया, तो सर्टन रीजन हो सकती हैं इसकी। तो आपके जो पैसे थे, जो जितने भी आपके पास थे, वो आपने रिस्क लिया और वो दैट टर्न्ड आउट टू बी बैड, और आप उसे फॉलो नहीं कर सके फिर, और आपके जो पैसे थे वो भी ज़ाया हो गए। तो डिसइन्वेस्टमेंट एक बहुत बड़ी रीज़न है। ग्लोबलाइजेशन, फिर ग्लोबलाइजेशन की मैंने इसमें क्यों मेंशन किया, बहुत सारे लोग शायद इसे ना रीज़न समझे। ग्लोबलाइजेशन इसलिए भी मेंशन मैंने किया है क्योंकि यूएस और वेस्टर्न कंट्रीज़ में जो लेबर है बहुत ज़्यादा महंगी है। जब जो दूसरे मुल्क हैं, जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज से या डेवलपिंग कंट्रीज से लोग वहाँ पे जाते हैं, तो दे आर विलिंग टू अर्न लेस मनी फॉर दैट सेम लेबर जो लोग वहाँ पे पहले कर रहे थे, तो उनको अपॉर्चुनिटी जॉब की मिल जाती है, और जो लोग वहाँ पे एग्जिस्ट कर रहे थे उनकी वो जॉबलेस हो जाते हैं। उसकी वजह से भी एक साइक्लिकल पॉवर्टी चल पड़ती है। आप उस एकदम आ जाते हैं स्टेट, क्योंकि आप जॉबलेस हो गए, आपके पास पैसे नहीं, आप उस स्टेट में आ जाते, पॉवर्टी के स्टेट में आ जाते हैं। तो ग्लोबलाइजेशन की शायद बहुत ज़्यादा फ़ायदे भी हैं, लेकिन ग्लोबलाइजेशन के ये नुकसान भी है कि अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ाता है, और अनएम्प्लॉयमेंट इवेंचुअली पॉवर्टी लेके आ रहे हैं। उसमें फिर एक और बात है, बैड गवर्नेंस की बात है। रीज़न बैड गवर्नेंस यहाँ पे मैंने क्यों लिखा है, बैड गवर्नेंस इसलिए क्योंकि हुकूमत की कुछ पॉलिसीज़ ऐसी होती हैं कुछ जो शायद सिर्फ मिडिल और अपर क्लास को कैटर कर रही होती हैं, बिकॉज दे आर लुकिंग फॉर शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव्स, अपने वोट उन्होंने लेने होते हैं। तो बैड गवर्नेंस इस तरह की होती है कि इंफ्रास्ट्रक्चर पे ज़्यादा डेवलपमेंट करें, ह्यूमन डेवलपमेंट पे कुछ पैसा नहीं लगाया जा रहा। तो बैड गवर्नेंस इज़ वन ऑफ द मेन रीजंस स्पेशली इन आवर कंट्री। फिर उसके बाद जो बाकी के जो कोड्स हैं वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताता हूँ कि हम इसमें और क्या क्या चीज़ें मेंशन कर सकते हैं, वो उसके लिए आप नेक्स्ट वीडियो देखें। थैंक यू।